गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आगे का टॉपिक करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये कि एक विद्यालय संगठन के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, जल्दी से टॉपिक ख़त्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज 2 दिन टॉपिक कवर करने हैं हमें आज। पहला अंग है वो आपका मानवीय अंग है। इसमें आप जितने भी आपके शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, छात्र, प्रशासक, कर्मचारी हैं जो स्कूल के लिए काम करते हैं, वो सब मानवीय अंग में आते हैं। उसके बाद भौतिक अंग है। भौतिक अंग जितने भी आपकी भौतिक चीज़ें हैं, पुस्तकालय, मैदान, भवन, प्रयोगशाला, वाचनालय, वो सब इसके अंदर आते हैं, जिनकी सहायता से मानवीय अंग जो है वो अपने कार्य करते हैं। अपेक्षित अंग में विद्यालय नीतियाँ, विद्यालय मूल्य, संरक्षण की आशाएं, विद्यालय स्तर, सामाजिक मानक, ये सब जो है अपेक्षित अंग में शामिल होते हैं। उसके बाद है आपके जो आपके एक व्यक्ति थे स्टोकडील। उन्होंने कहा कि अपने विद्यालय संगठन संबंधी अध्ययनों के आधार पर विद्यालय संगठन में 5 अंग बताए गए हैं। पहला है स्तर संबंधी अंग। ठीक है जी, तो इसके द्वारा संगठन के कार्य की संरचना, सक्रियता, उन पर बल दिया जाता है। इसमें सभी जो हैं इस प्रणाली को लक्ष्य संबंधी निर्देशन प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जितने भी हैं वो कार्य की संरचना और सक्रियता के पर हम बात करते हैं। उसके बाद है संगठन के कार्य संबंधी अंग, जो भी कार्य करता है वो सब इसके अंदर आते हैं। फिर है समूह के उद्देश्य संबंधी अंग। के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की पूर्ति में जो व्यक्तिगण या जो भी सामूहिक उद्देश्य हैं उसमें इंक्लूड करते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। समूह निर्धारक अंग, क्या संगठन संबंधी समूह के मूल्य, मान्यताओं, इन सबको शामिल किया गया है। औपचारिक संगठन संबंधी अंग, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई औपचारिक संगठन के अंतर्गत संगठन की अनुकूलता, सत्ता नियंत्रण, नियमों की स्थिरता, उत्तरदायित्वों, औपचारिक संगठन और उनकी उपप्रणाली संबंधी तत्व शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे लूमिस महोदय ने विद्यालय संगठन संबंधी कुछ अंगों की बात करिए। कौन कौन से अंग है? पहला है लक्ष्य। भाई आपका कुछ तो लक्ष्य होगा, विद्यालय में जितने भी काम करते हैं या होते हैं वो सब एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। फिर है विश्वास, कि विद्यालय को विद्यालय के ज्ञानात्मक संबंधी कार्यों का आधारभूत अंग माना जाता है। मानक, कि विद्यालय संगठन में मानक लिखित और अलिखित अंगों के रूप में काम करते हैं, जो नियमों, मूल्यों और मापदंडों द्वारा बनाए जाते हैं। स्तर और कार्य, तो कह रहे हैं विद्यालय संगठन में स्तर अंग का संबंध कर्मचारी की स्थिति से माना जाता है और इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं: निर्देशन करना, शिक्षण करना और अध्ययन। उसके बाद सत्ता और शक्ति, तो क्या सत्ता अंग का विद्यालय संगठन में वही स्थान शरीर में श्वसन तंत्र का होता है, तो बिना सत्ता शक्ति के कोई भी विद्यालय कार्यरत नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ अंग थे स्कूल विद्यालय संगठन के। आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुश्रेणी बहुस्तर विद्यालय और कक्षा का संगठन। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है कि बहुश्रेणियां बहुकक्षा शिक्षण, टीचिंग ऑफ नॉन ग्रेडेड और मल्टी ग्रेड। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में हम कह रहे हैं भाई, अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो पहले ज़माने में स्कूल के अंदर एक ही अध्यापक हुआ करता था और वो अध्यापक हर तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया करता था, क्योंकि उस टाइम पर जो है बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे। बहुत कम फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और जितने भी बड़े परिवार थे, उच्च स्तरीय परिवार थे, वो एक पर्सनल ट्यूटर अपॉइंट करते थे बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आज भी हम देखें हमारे भारतवर्ष में जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उन्हें एक ही जो अध्यापक है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। आज भी ये प्रणाली जो है हमारे स्कूलों में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब पहले के ज़माने में जो है छात्र या तो गुरु के आश्रम में जाते थे या उनके घरों पर शिक्षा ग्रहण करते थे, बट आज जो है वो स्कूल बन गए। लेकिन इसमें होता क्या था कि एक ही शिक्षक जो है वो हर तरह के सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाएगा। उसके साथ साथ वो शिक्षक उन सभी क्रियाओं का प्रबंध भी करेगा जो स्कूल में शिक्षा के अलावा की जाती थी। ठीक है, ये होता है मल्टी ग्रेड टीचिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बहुश्रेणी अथवा बहुकक्षा अध्ययन के कारण क्या है, मतलब कॉज क्या है मल्टी ग्रेड टीचिंग के। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहले के ज़माने में जो है कुछ प्रतिष्ठित परिवारों तक की शिक्षा सीमित थी और एक अध्यापक से काम चल जाता था।
ठीक है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, स्कूल भी बहुत कम थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्योंकि संख्या में वृद्धि हुई और शिक्षा जो है बहुमुख होने के कारण समाज में एक अध्यापक वाले जो स्कूल थे उनकी आलोचना होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो रॉयल कृषि आयोग ने इसकी आलोचना की कि हम इस विचार के साथ समझौता नहीं कर सकते कि एक अध्यापक के हाथों में सारे स्कूल का प्रबंध सौंप दिया जाए। एक और कमेटी थी, हरटोग कमेटी, उसने इस प्रकार के स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया, लेकिन फिर भी स्कूलों की भारतवर्ष में लगातार वृद्धि होती गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वृद्धि के कारण क्या हैं, कि भाई जब इतनी आलोचना हुई तो आलोचना के बाद भी स्कूल चालू हैं, रीज़न क्या है उसका। तो इसका पहला कारण क्या है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी। जनसंख्या इतनी बढ़ गई, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण एक अध्यापकीय स्कूलों की निरंतर वृद्धि संभव हो पाई। ठीक है, दूसरा था दूर दराज समाज के क्षेत्रों के लिए उपयोग। जो समाज या क्षेत्र बहुत दूर स्थित हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, भारतवर्ष में से बहुत सारी बस्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे यातायात साधन जो है वो बहुत कम है। आबादी जो है यहाँ के लिए अध्यापकीय स्कूलों का प्रबंध करना असंभव है, क्योंकि हर किसी के पास तो अपने अपना व्हीकल नहीं है, या फिर हर कोई जो है इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक अध्यापकीय स्कूल की आवश्यकता और बढ़ गई। उसके बाद था प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते। उसके बाद धन का अभाव, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि प्राथमिक स्तर पर बहुअध्यापकीय स्कूलों को खोला जाना उस टाइम पर संभव नहीं था। ठीक है, ये भी एक कारण था। उसके बाद शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी, कि एक अध्यापकीय स्कूल जो है वो शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को 8 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 8 अलग अलग चीज़ें, तो क्या वो 8 अध्यापकों को समझ पाएगा। एक अच्छी टीचिंग स्किल्स के लिए बच्चे का टीचर को समझना और टीचर का बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है ना, वैसे एक प्राथमिक कक्षा का जो बच्चा है उसको एक टीचर आराम से संभाल सकता है, तो उसको एक अध्यापक चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण थे, पहला शिक्षक को आज़ादी मिलती थी कि वो अपने तरीके से बच्चों को हैंडल कर सकता था। दूसरा, शिक्षक शिक्षार्थी में घनिष्ठ संबंध, की एक ही टीचर के होने से बच्चे जो हैं वो एक घनिष्ठता महसूस करते हैं टीचर के साथ। माता पिता के साथ संबंध, कि वो टीचर जो है भाई माता पिता 5वीं तक के बच्चों के लिए समझते हैं कि भाई एक ही टीचर से वो सब सारी बातें कर सकें। ठीक है ना, तो माता पिता के साथ भी ये संबंध अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है शिक्षक की मोनोट्रियल प्रणाली। कह रहे हैं एक अध्यापक को एक साथ 4-5 कक्षाओं को पढ़ाने में कठिनाई होती है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए भी मोनोट्रियल प्रणाली अस्तित्व में आई। ठीक है, मोनोट्रियल का मतलब यहाँ पे एक ही शिक्षक पढ़ाए बच्चों को। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ टाइम के लिए छोटी कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक कभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ाता है और शेष कक्षाओं को या तो याद करने या लिखने का कोई काम दे देता है। मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए जो शिक्षक है वो एक कक्षा को पढ़ाएगा और बाकी जो क्लासेस हैं उनको कुछ ना कुछ लिखने का या पढ़ने के लिए दे देगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बहुश्रेणी अथवा बहुकक्षा अध्ययन के कारण थे कि उनके में जो है मल्टीग्रेड टीचिंग में क्यों बढ़ोतरी होती चली गई। मतलब जब इतनी आलोचना की गई तो उनके बढ़ने के 4-5 कारण जो भी हमने पढ़े वो यहाँ पर दिए गए हैं। और आज भी अगर आप देखें एमसीडी स्कूलों के अंदर ऐसा ही होता है। 1st से 5th तक की जो क्लासेस हैं उनको एक ही टीचर हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आने भी शुरू हो गई। इनकी प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व किया गया। तो कह रहे हैं बहुश्रेणी या एक अध्यापकीय स्कूलों की समस्याएं और उपाय, क्या समस्या थी और क्या उपाय किए गए। तो कह रहे हैं बहुश्रेणी या बहुकक्ष शिक्षण स्कूलों में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के शिक्षण में शैक्षिक और व्यवस्था संबंधी दोनों प्रकार की समस्याएं होती हैं, मतलब शिक्षा से रिगार्डिंग भी और व्यवस्था से रिगार्डिंग भी। एक अध्यापकीय स्कूलों के छात्रों में संख्या में अत्यधिक वृद्धि से समस्याओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मतलब स्कूलों में ना बच्चों की संख्या बढ़ गई है और अध्यापक कम है। ठीक है, तो बच्चे अगर बढ़ गए हैं तो जिम्मेदारियां भी यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो कह रहे हैं परिणाम स्वरूप क्या हुआ, छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षक के व्यक्तिगत संबंधों में कमी आ गई, कि शिक्षक जो है वो एक साथ इतने बच्चों को उनके पेरेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ज्ञान के प्रसार के कारण प्राथमिक स्तर की विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व परिवर्तन और बढ़ोतरी हुई।
कहते हैं पाठ्यक्रम की जटिलता के कारण एक अध्यापिका स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षणपूर्ण न्याय करने में असमर्थ। भाई पाठ जो है वो और जटिल होगा, जो पाठ्यक्रम बनाया गया वो जटिल था, तो एक ही अध्यापक सब कुछ पढ़ाने में असमर्थ पाया गया। ठीक है जी। तो कह रहे हैं ऐसे स्कूलों में अध्यापकों के अवकाश पर जाने या अन्य आपातकालीन परिस्थिति में बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई। भाई एक ही टीचर अगर है और उसको कुछ इमरजेंसी आ गई और वो छुट्टी भी ला गया तो उन बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। तो ये समस्या भी स्कूलों में जो है सामने आने लगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि एक अध्यापक वाले स्कूलों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी विवेचना 2 भागों में बांटकर कर सकते हैं। मतलब उन 2 भागों में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला भाग क्या है, प्रशासनिक समस्याएं, और दूसरा क्या है, एजुकेशन समस्याएं। अब देखते हैं क्या क्या समस्याएं थी प्रशासनिक। भाई एक प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी विद्यालय के लिए। तो कुछ कुछ समस्या यहाँ पे दी गई हैं। पहली क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण की समस्या। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो शिक्षकों को नियुक्त करता है, उनको उनके कार्य जो है वो बताता है। अगर किसी को स्थानांतरण भी करना है, किसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा। अगर मान लो केवीएस है, केवीएस का एडमिशन क्या करता है कि भाई अभी मान लो कोई शिक्षक दिल्ली में है, आप उसका ट्रांसफर करना है आगरा में, तो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा। लेकिन अगर शिक्षक का ही अभाव है कि शिक्षक एक ही है, तो एक शिक्षक 2 जगह कैसे रह सकता है। तो करें बहुश्रेणी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार के अधिकतर स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ यातायात साधन जो है के अलावा जीवन संबंधी आवश्यक सुविधाओं का भी हमेशा अभाव रहता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी शिक्षक वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे स्कूलों के लिए यदि कोई शिक्षक अपनी इच्छा से तैयार होता है या किसी व्यवस्था में ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है, तो उनका कई वर्षों तक वहाँ से स्थानांतरण नहीं होता। कि मतलब अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो दोबारा ट्रांसफ़र होना ऐसी स्थिति में नामुमकिन ही मान जाता है। कह रहे अनैच्छिक या दंडित करने के उद्देश्य से भेजे गए शिक्षक इस प्रकार के स्कूलों में मन लगाकर काम। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी अध्यापक को दंड देकर, दंड के रूप में इसका ट्रांसफर कर देंगे, तो वो अपना काम मन लगाकर नहीं करेगा, या उसको ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया जाए तो वो बोझ समझ के काम करेगा, और बोझ से किए हुए काम कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को इस प्रकार के स्कूलों में 3 या 4 वर्ष तक काम करना आवश्यक बना दें। मतलब आपको कम से कम 3 या 4 साल तक इस स्कूल में काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अध्यापकों को इस प्रकार के स्कूलों में बारी बारी भेजने के लिए निश्चित नियम बनाकर उनकी सख्ती से अनुपालना की जाए। मतलब इन नियमों को सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद देखने में आया कि अधिकतर दंडित अध्यापकों को एक अध्यापकीय स्कूलों में भेजा जाता था। मतलब जब किसी को दंड मिलता था तो उनको ऐसे स्कूल में भेजते थे जहाँ पर खाली एक ही अध्यापक सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाया करता था। रिजल्ट क्या निकला कि ऐसे स्कूलों का शिक्षण स्तर और नीचे गया। जो टीचर है उसको दंड मिला है, वो काम क्यों करेगा भाई अपनी मर्जी से। तो स्कूलों का जो स्तर था वो और नीचे चला गया। तो इसलिए ऐसे स्कूलों को दंड केंद्र न समझा जाए और यहाँ पर दंड अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। ऐसे स्कूलों की तरफ शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट भत्ते की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे महंगाई के ज़माने में वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो। कि भाई दंड मत दो उसे उसकी सहायता करो, उसकी हेल्प करो कि भाई अगर वो इस जगह पे जा रहा है तो उसको कम से कम कुछ तो उसका भी प्रॉफिट हो, उसे कठिनाइयाँ कम से कम ना आए। दूसरा है शिक्षकों की अवकाश संबंधी समस्या। भाई अगर इमरजेंसी सबको होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई कठिनाई आ सकती है, कोई इमरजेंसी आ गई तो शिक्षक को अवकाश तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक अध्यापक के स्कूल में अध्यापक अवकाश पर चला जाएगा तो स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये पढ़ाया कौन वहाँ पर फिर। तो उस अध्यापक के स्थान पर अन्य अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। तो कई बार प्रतिनियुक्ति वाला अध्यापक वहाँ पहुँचता ही नहीं है, और यदि पहुँच भी जाए तो अपना काम सही प्रकार से करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो एक प्रॉक्सी है, प्रतिनियुक्ति है। ठीक है, नियमित उसको नहीं आना है। तो उससे क्या होता है कि स्कूल का वातावरण बिगड़ता है, अभिभावक स्कूलों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए यदि शिक्षक अवकाश पर जाए तो कक्षा कक्ष के अन्य कार्य और शिक्षण के लिए कक्षा कक्ष के मॉनिटर की सहायता हम ले सकते हैं। ठीक है जी।
तो बाकी काम जो है शिक्षण कार्य मॉनिटर संभाल सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया निरीक्षण की समस्या, कि एक अध्यापकीय स्कूलों को निरीक्षण की अन्य स्कूलों की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि एक अध्यापक वाले स्कूलों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं इन स्कूलों में जो काम कर रहे होते हैं अध्यापक वो प्रशिक्षित नहीं होते और दूर दराज के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा इन स्कूलों का नियमित तौर पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। मतलब एक हम नहीं करें कि रोज़ करो, है ना, तो एक वीक में या एक महीने में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, जिससे कि कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल सके। ठीक है जी। अगला टॉपिक है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, शैक्षणिक समस्याएं। तो पहला इसमें पॉइंट है विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या, कि एक अध्यापकीय स्कूल में एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, जो कि अव्यवहारिक है और सैद्धांतिक है। भाई अगर एक ही अध्यापक है और स्कूल में 5-6 क्लासें हैं तो वो एक साथ कैसे पढ़ाएगा। ठीक है। कह रहे हैं समस्या के समाधान के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 को मिलाकर एक कक्षा बनाई जा सकती है। इसी प्रकार कक्षा 3 और 4 को मिलाकर एक कक्षा हो सकती है। ऐसे ही अब 5 कक्षाओं की जगह 3 ही बची, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा समय सारणी की समस्या, कि एक अध्यापकीय स्कूल में एक अध्यापक को ही शिक्षण से संबंधित और स्कूल प्रशासन संबंधित सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब टाइम टेबल भी वही बनाएगा, पढ़ाएगा भी वही, बाकी जिम्मेदारियां जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसे ही करानी है। तो इस तरह के स्कूलों में समय सारणी बनाना बहुत कठिन काम हो जाता है। ठीक है। तो कहने की भाई अच्छी व्यवस्था, अच्छी सारणी बनाने के लिए मॉनिटोरियल प्रणाली उपयोगी साबित हो सकती है। समय सारणी में ये स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए कि मॉनिटर द्वारा कौन सी कक्षा में किस कालांश में किसी विषय का क्या करवाया जाएगा। मतलब जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उसके अलावा बाकी कक्षा में मॉनिटर द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या। तो करें हर अध्यापक को टाइम पर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। एक अध्यापकीय स्कूल में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहने की भाई आमतौर पर क्या दिखता है कि कम प्रशिक्षित या फिर अशिक्षित अध्यापक को दूर दराज के एक अध्यापकीय स्कूल में ट्रांसफर मिल जाता है, जिस कारण से वह इस तरह के स्कूल के माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है। तो करें एक अध्यापकीय स्कूलों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों को ही ऐसे स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। भी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही अध्यापक है और वो भी सही से पढ़ा लिखा नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, स्कूल पर ध्यान नहीं दे पा रहा, तो क्या फ़ायदा उसके वहाँ होने का। तो अगर एक अध्यापकीय स्कूल है तो वहाँ पर विशेषकर ऐसे अध्यापकों को भेजें जिनकी समझ अच्छी हो, जो अच्छे से प्रशिक्षित हों। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है दाखिले की समस्या, कि एक अध्यापकीय शिक्षण प्रणाली होने के कारण छात्रों के दाखिले करने में समस्या आती है। तो इस कारण छात्रों की पढ़ाई भी रुकती है। भाई एक अध्यापक है स्कूल के अंदर, अब वो दाखिले कराएगा या फिर वो भाई क्या नाम है बच्चों को संभालेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो इस तरह की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो ये था आपका टॉपिक बहुश्रेणी और अथवा बहुकक्षा अध्ययन, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। अभी अगला टॉपिक जो है वो आपका है पीयर सपोर्टेड लर्निंग, सहयोगी समर्थित अधिगम। तो इसमें कह रहे हैं कि सहयोगी समर्थित अधिगम को सहयोगी अनुशिक्षण कहा जाता है। मतलब किसी की हेल्प लेकर भाई हम क्या करते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं, उस ग्रुप में 5-6 लोग जितने भी लोग हैं, अगर किसी को भी कोई टॉपिक में डाउट होता है तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं सहयोगी समर्थित अधिगम। जब हम किसी अपने सहयोगी का साथ से किसी की उसकी हेल्प से कोई लर्निंग करते हैं, इसको हम सहयोगी अनुशिक्षण भी कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से एक को शिक्षण या अधिगम किया जा सकता है। इसमें एक व्यक्ति जो वरिष्ठ या पुराना विद्यार्थी है, भाई एक बच्चा है, मान लो कोई कहाँ आपने कोई कोचिंग क्लास लिया, तो एक बच्चा बहुत पहले से पढ़ रहा है, एक अभी नया नया आया है। तो जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो नए बच्चे की हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि भाई जो विद्यार्थी पुराना है या विशेषज्ञ है, अध्यापक अनुशिक्षक की भूमिका में होता है और अधिगम करता वह होता है जो निर्देशन ग्रहण करता है।
ठीक है जी। सम्मिलित शिक्षा में सहयोग शिक्षा शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावशाली प्रकार है। हम ऐसा मानते हैं कि एक बच्चा ग्रुप में, पीयर में सबसे अच्छा सीखता है, तो इसलिए इसको सबसे प्रभावशाली प्रकार माना गया है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ये एक ऐसा विषय है जिसकी और भारत में बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसमें निर्देश देने वाले बालक का ही कोई सहयोगी होता है। एक पीयर है ना, एक ग्रुप है, तो जो निर्देश दे रहा है वो साथी ही तो है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बालक दूसरे बालकों को एक एक कर पढ़ाते हैं। यह आयु भेद या समायु प्रकार का अनुशिक्षण है कि भाई कोई बड़ा छोटा भी हो सकता है और साथ उम्र के भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं आयु भेद अनुशिक्षण उस निर्देशनात्मक स्थिति से संबंध रखता है। तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या नाम है, आयु भेद अनुशिक्षण उस निर्देशनात्मक स्थिति से संबंध रखता है जिसमें समकक्ष उत्कृष्ट बालक से छोटे और निम्न स्तर के बालकों का निर्देशन करते हैं या अनुशीलन करते हैं। समायु अनुशिक्षण वह निर्देशन है जिसमें अनुशिक्षण प्रक्रिया में समान आयु के स्तर के बालकों का शिक्षण शामिल होता है। पहली कौन सी स्थिति थी? आयु भेद की, जिसके अंदर कोई बालक बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, और बड़ा बालक छोटे बालकों का निर्देशन करता है। समायु का मतलब क्या है कि सारे बालक जो हैं वो सेम आयु के यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं, कि अनुशिक्षण को अपने अनुशिक्षण संबंधी गतिविधियों को आरंभ करने से पहले अनुशिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जान लेना चाहिए। तो इसमें जो है मेनली 3 प्रक्रिया शामिल होती हैं। पहला देखकर करने की प्रक्रिया, दूसरा शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया, तीसरा है युग्म शिक्षण प्रक्रिया। तो कहें देखकर करने की गतिविधि एक नियमित प्रक्रिया है जो कार्य के प्रदर्शन से जुड़ी होती है। मतलब पहले आप डायग्राम दिखाओगे बच्चे को, उसके बाद उसके बारे में समझाओगे, ठीक है भाई, और बालक उसको देखकर काम पूरा कर लेता है। इसे मॉडलिंग प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसके द्वारा लगभग सभी विद्यार्थियों को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर मान लो आप भी अगर हो, तो अगर आपको भी दिखाकर लर्निंग कराई जाए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो करें अनुशिक्षक को पहला सिद्धांत जो लागू करना चाहिए वह क्या है कि उन्हें छोटे चरणों में पढ़ाना चाहिए और प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि बालक सभी चरणों को आपस में जोड़ सके। मतलब छोटे पैराग्राफ में समझा दो या छोटी चीज़ों को दिखा दो, टॉपिक को बांट लो और बाद में वो बच्चा जो है उन टॉपिक्स को मर्ज कर लेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अनुशिक्षक द्वारा यह देखना कि बालक हर चरण के पूरा होते ही काम करे। मतलब यानी कि वो वेट करे कि भाई नेक्स्ट चरण होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, तभी वो काम करेगा। आज जो पढ़ा है उसका काम आज ही उसको खत्म करना होगा। तो करें विद्यार्थी वे दिखाए कि हर चरण के आवश्यक कार्य को सही श्रृंखला में वो पूरा कर सकता है। दूसरा है प्रशिक्षण प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अनुशिक्षण यह परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी आवश्यक कार्य को कर सकता है या नहीं। अगर विद्यार्थी असफल हुआ तब कार्य का विश्लेषण करके यह जानने की कोशिश करता है कि उस कार्य का कौन सा पहले विद्यार्थी के लिए कठिनाई का कारण है। मतलब पहले चेक करेगा, उसका प्रशिक्षण करेगा कि भाई विद्यार्थी को जब हम काम देने वाले हैं क्या वो कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो पहले जो टीचर है वो जानने की कोशिश करेगा कि कहाँ पर दिक्कत बच्चे को आ रही है, ठीक है। और तीसरे चरण के दौरान अनुशिक्षित का प्रशिक्षण किया जाता है कि क्या समस्या का निदान हुआ या नहीं। मतलब पहले टेस्ट होगा कि क्या बच्चा ये काम कर पाएगा, अगर नहीं तो वो समझकर उसको दूर किया जाता है। और फिर से टेस्ट होता है कि क्या जो उसकी हमने रेमेडी उसको दी क्या उसका वो काम हो पाया या नहीं हो पाया। और अगर फिर भी समस्या विद्यार्थी को आती है तो उसे परीक्षण से गुजरना पड़ता है और फिर से निर्देशनात्मक चरण में उसको आना पड़ता है, ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है विद्यार्थी कार्य कुछ हिस्सा करने में सक्षम हो पाता है पर निपुणता के दायरे से फिर भी मतलब काम कुछ हद तक किया लेकिन अभी भी कंप्लीट काम नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या होता है कि उसको फिर से निर्देश दिए जाते हैं। युग्म शिक्षण प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं। अनुशिक्षण सर्वप्रथम दिए गए कार्य को करता है और फिर अनुशिक्षित उस कार्य को करता है। मतलब पहले जो शिक्षक है वो काम करेगा और फिर उसका काम जो है वही काम जो है वे विद्यार्थी करेगा। इसके बाद अनुशिक्षक तीसरे कार्य को और फिर यही सिलसिला आगे तक बढ़ता रहता है,
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मौखिक अभ्यास के लिए पाठ्य से पहले पैरे को अनुशिक्षित पढ़ता है, उसके बाद विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशिक्षक के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सफल कार्य करती है। ये केवल तभी हो पाता है अगर पाठ्यक्रम अच्छे स्तर का हो और विद्यार्थी की योग्यता से मेल खाता हो। तो ये 3 प्रकार थे, ठीक है, पीयर ग्रुपिंग के। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ इसके लाभ भी हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। देखिए जरा क्या है। पहली मेरिट क्या है कि इस प्रकार का अनुशिक्षण न केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के लिए अच्छा होता है बल्कि सभी के लिए फायदेमंद है। जिसको टॉपिक समझ में आ गया उसको और क्लियर हो जाएगा, जिसको टॉपिक समझ में नहीं आया उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अनुशिक्षक प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों की अधिगम गतिविधि की देखरेख भी कर सकता है। इस दौरान गलती को पहचानना और ठीक करना दोनों काम हो जाते हैं। एक के द्वारा दिए गए शिक्षण में असंगत और गलत अधिगम को समय रहते सुधारने के भी इसमें प्रावधान दिया गया है। यह नियमित विद्यार्थियों और विशिष्ट बालकों के मध्य सकारात्मक संचार को प्रोत्साहित करता है। मतलब बच्चों के बीच में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, बच्चे एक साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा देते हैं। और फिर 5वां क्या है कि ये सभी बालक दिन प्रतिदिन की नियमित गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मतलब सबको मजा आता है ना, एक साथ पढ़ने में बच्चा एंजॉय करता है पढ़ाई को। वातावरण को प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। ये कुछ इसकी मेरिट्स थे। अब डीमेरिट्स क्या हैं देखिए जरा। कहने यद्यपि सहयोगी अनुशिक्षण के अनेक लाभ हैं पर इनमें निहित त्रुटियों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब त्रुटियां भी हैं। अंतर व्यक्तिक संबंधों और अंतर संचार उस समय बुरी तरह प्रभावित होता है जब एक ही अनुशिक्षक को एक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अनुशिक्षक के लिए प्रबंधन की समस्याएं भी आड़े आती हैं। यह अनुशिक्षक और अनुशिक्षित के मध्य गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसकी सफलता के अवसर नगण्य हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक कि अनुशिक्षक अपने अनुशिक्षण में दक्ष हो, कि मतलब जो बच्चा पढ़ाने जा रहा है उसको उस टॉपिक पर पकड़ हो। ऐसा ना हो कि भाई एक बच्चा सबको पढ़ा रहा है। ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप में 5 या 6 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये था पीयर ग्रुपिंग जो बहुत सफलतापूर्वक होता है, बहुत अच्छा है, इसको माना जाता है। अगर आप भी देखें तो ग्रुप में आपकी ये पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। इसके आगे जो टॉपिक जो है व्यक्तिगत अधिगम कार्यक्रम, ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप यहाँ तक के टॉपिक जितने भी आज हमने पढ़े हैं वो क्लियर कर लेंगे। कोई अगर डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी डाउट छोड़े नहीं। अगर आपको एक भी डाउट है तो आज उसको आप क्लियर कर लें। ठीक है, ओके।